हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको हिंदी सब्जेक्ट के सभी सेट ए बी सी डी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले जो सेट ए है इनके क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पतंग कविता में खरगोश की आंखों जैसा किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है लाल सवेरा को। फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दे की कीमती चीज़ क्या है? तो इसका राइट आंसर है वक्त। फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा कविता में प्रातःकालीन नीला आकाश किस जैसा बताया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंख। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर स्वीकार है कविता में कवि की आत्मा कैसी हो गई है? तो कैसी हो गई है? कमजोर। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी हानि विशेष क्षति नाही, यह किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? श्री राम ने। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिराक गोरखपुरी ने किसकी आंखें झपकाने की बात कही है? तो किसका राइट आंसर हो जाएगा? तारों की। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे काव्यांश दिया गया है, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे ये जो काव्यांश है इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, प्रस्तुत काव्यांश प्रसिद्ध कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा से अवतरित है। यानी कि इनके जो कवि हैं ये है शमशेर बहादुर सिंह और कविता का नाम है उषा। और इसकी जो व्याख्या है आप अपने जो है शब्दों में कर सकते हैं। इसी के अथवा में देखिए यहाँ पे एक और दिया गया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो प्रस्तुत पंक्तियां जो है प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता बादल राग से अवतरित है। यानी कि कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कविता का नाम है बादल राग। बाकी जो इसकी व्याख्या है आप अपने शब्दों में खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हरिवंश राय बच्चन और तुलसीदास के जीवन का जो परिचय आपको लिखना है। तो ये भी आप अपने लैंग्वेज में कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पतंग कविता का जो है मूल भाव स्पष्ट कीजिए। यानी कि पतंग कविता का जो मूल भाव क्या है? तो पतंग जो है आलोक धनवा द्वारा रचित कविता है, जिसमें कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर एवं सजीव चित्रण किया है। उन्होंने बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को सहज भाव से अभिव्यक्त किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है जो आसमान में उड़ता है, जिसे बाल मन छूना चाहता है। बच्चे उमंग में झूमकर आसमान को पार कर जाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया के बच्चे किस आशा में नीडों से झांक रहे होंगे? तो बच्चे इस बात की आशा में नीडो का मतलब होता है घोंसले घर, यानी कि नीडों से झांक रहे होंगे कि उनके माँ बाप लौटकर घर आ रहे होंगे। ये बच्चे भूखे प्यासे होंगे, उन्हें खाने की चीज़ मिलने की भी प्रतीक्षा होगी। वे सारे दिन अकेले रहकर तंग आ गए होंगे, अतः वे अपने माता पिता से मिलने के जो है इच्छुक होंगे, यानी कि उत्सुक होंगे। नेक्स्ट है, बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें फर्स्ट है, किसके ऊपर गहने फेंककर जो है लक्ष्मी ने पिता के चिर विच्छो है की मर्म व्यवस्था व्यक्त की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पति पर। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है, बाजार दर्शन पाठ में फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा है? तो क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयमी। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे पाठ में कुमार सुधार सभा का उपमंत्री कौन है? जो है मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखक। तो सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुटन पहलवान के माता पिता का स्वर्गवास हुआ तब उनकी आयु कितनी थी? तो वो 9 साल के थे, 9 वर्ष। तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थितियों ने हमेशा चार्ली को कैसा चरित्र बना दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाहरी। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अदीब ठहरी, यहाँ अदीब का अर्थ है, तो अदीब का क्या अर्थ है? साहित्यकार। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे गद्यांश दिया गया, इसकी सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। तो ये जो गद्यांश है आप इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन पाठ यानी कि संस्मरण से लिया गया है। ठीक है, इसमें लेखिका ने स्वयं का और भक्तिन का जो है संबंध स्पष्ट किया है। यानी कि जो है लेखिका जो है इनका नाम है महादेवी वर्मा और जो पाठ है यानी कि संस्मरण है इसका नाम है भक्तिन। बाकी जो व्याख्या आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। इसी के अथवा में देखिए यहाँ पे एक और जो है गद्यांश दिया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी प्रसंग की। तो प्रस्तुत गद्यांश लेखक श्री
हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित सीरीज के फूल पाठ जो है संस्मरण से लिया गया है। यानी कि इनके जो लेखक हैं उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी और जो पाठ है इसका नाम है सीरीज के फूल। व्याख्या आप अपने जो शब्दों में कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, भक्तिन के चरित्र की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि उनकी कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो भक्तिन जो है उदेड़ उम्र की महिला है, उसका कद छोटा व शरीर दुबला पतला है, उनके होठ पतले हैं और आंखें छोटी हैं। भक्तिन कर्मठ महिला है, ससुराल में वह बहुत मेहनत करती है। भक्तिन बेहद स्वाभिमानी है। भक्तिन में सच्चे सेवक के सभी गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे पाठ का जो है मूल भाव स्पष्ट कीजिए। यानी कि इसका मूल भाव क्या है। तो काले मेघा पानी दे संस्मरण जो है धर्मवीर भारती द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने लोक आस्था और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास की अपनी सामर्थ्य है। लेखक ने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि से मुक्ति पाने हेतु गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वारा पानी मांगने जाती है, लेकिन लेखक का तर्क जो है तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी समझता है। लेखक की जीजी इस कार्य को अंधविश्वास न मानकर लोक आस्था त्याग की भावना कहती है। लेखक बार बार अपनी जीजी के तर्कों का खंडन करते हुए उसे पाखंड और अंधविश्वास कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का जो उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के अंतर्गत समाज में प्रचलित जाति प्रथा को गलत ठहराकर कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन को आवश्यक बताया गया है, क्योंकि जाति के आधार पर श्रम विभाजन करने से व्यक्ति की जो है निजी क्षमता का जो है सदुपयोग नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, सिल्वर वेंडिंग कहानी का जो है उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो सिल्वर वेंडिंग कहानी की मूल संवेदना 2 पीढ़ियों के बीच के अंतराल को स्पष्ट करना है। यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के आदर्शों और मूल्यों से जुड़े हैं, जबकि उनके बेटे नई पीढ़ी के अनुसार जीने में विश्वास रखते हैं। लेखक ने इस कहानी में दोनों पीढ़ियों के अंतर को कुशलतापूर्वक अभिव्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधर बाबू को भूषण ने उपहार देते समय क्या कहा और उन्हें यह कैसा लगा। जब यशोधर बाबू को भूषण ने जो है ड्रेसिंग यानी कि गाउन उपहार में दिया, तब पुत्र द्वारा यह कहा जाना कि अब्बा आप सवेरे दूध लेने जाते हैं तो आप यह जो है ड्रेसिंग गाउन पहनकर जाए कीजिए, यह बात उन्हें बुरी लगी। उनकी आंखों में जो है जल छलछला आया। बेटा उनसे यह भी तो कह सकता था कि पिताजी दूध मैं ले आऊँगा, अब आपकी उम्र आराम करने की है। लेकिन पुत्र ने ऐसा नहीं कहा, तो उनके मन को धक्का सा लगा। वे भीतर ही भीतर बड़े दुखी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूझ पाठ में लेखक के मन में पढ़ने के प्रति क्या विचार थे। तो लेखक की पाठशाला में मराठी भाषा के अध्यापक जो है सौंदलगेकर कविता के अच्छे रसिक व मर्मज्ञ थे। वे कक्षा में सहस्वर कविता पाठ करते थे तथा लय, छंद, गति, यति, आरोह अवरोह आदि का ज्ञान कराते थे। लेखक उनकी देखकर बहुत प्रभावित हुए। इस प्रकार उनके मन में स्वयं कविता रचने की जो है आत्मविश्वास पैदा हो गया। नेक्स्ट है, अतीत के दबे पाव पाठ के कथ्य पर प्रकाश डालिए। तो देखिए इसका आंसर है, ओम थानवी ने अतीत में दबे पांव की रचना यात्रा वृत्तांत के रूप में की है, परंतु यह रिपोर्ट से मिलता जुलता लेख है। इसमें लेखक ने अतीत काल की सिंधु घाटी सभ्यता का रोचक और सजीव वर्णन किया है। यह सभ्यता 2 महानगरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में बसी हुई है। इस लेख में मोहनजोदड़ो शहर और वहाँ की सभ्यता व संस्कृति का समुचित प्रकाश डाला गया है। लेखक ने यहाँ की बड़ी बस्ती का वर्णन करते हुए महाकुंड का भी परिचय दिया है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में स्तूप, गढ़, स्नानागार, टूटे फूटे घर, चौड़ी और कम चौड़ी सड़कें, बैलगाड़ियाँ, सुइयाँ, छोटी छोटी नौकाएं, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ और औजार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, एन को किस कारण लगा कि उनकी दुनिया पूरी तरीके से उलट पुलट हो गई थी। तो देखिए, एन के घर बुधवार 8 जुलाई 1942 को संदेश आया था कि उनकी 16 वर्षीय बहन मार्गोट को ASS से बुलावा आया था। इस बुलावे का अर्थ उसे यातना शिविर से बुलाया जाना था, जिसमें उसे जर्मन सैनिकों की दया पर छोड़ देना था। एन के माता पिता को यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था, इसलिए उन्होंने तुरंत भूमिगत होने का जो है निश्चय कर लिया। इससे एन को लगा था कि उनकी पूरी दुनिया जो है पलट चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार से पहला क्वेश्चन है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो सबसे पुराना माध्यम कौन सा है,
प्रिंट माध्यम, जिसको हम बोलते हैं मुद्रित माध्यम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंट या फिर मुद्रित माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली साइट कौन सी है? तो भारत की पहली साइट कौन सी है? रिडिफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिडिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार कैसे लिखा जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। आमतौर पर समाचार पत्रों में समाचार पूर्णकालीन और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। इसके बाद पैराग्राफ में उनके कम महत्वपूर्ण सूचना तथा तथ्य की जानकारी दी जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दृश्य माध्यम की तुलना में श्रव्य माध्यम की क्या सीमाएं, इन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है। दूसरा, नाटक और कहानी में क्या समानताएं हैं, तो ये आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट, नैतिक शिक्षा के जो क्वेश्चन है ये आए हुए हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, भगत सिंह व राजगुरु को लाहौर से बाहर निकालने में दुर्गा भाभी ने किस प्रकार मदद की। तो देखिए, 1928 में जब भगत सिंह और राजगुरु अंग्रेज अफसर जो है सैंडर्स को मारने के बाद ग्रोजो के कड़ी चौकसी के बाद लाहौर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें कोई पहचान न सके। इसलिए जो है दुर्गा भाभी की सलाह पर एक सुनियोजित रणनीति के तहत भगत सिंह, उनके पति, दुर्गा भाभी उनकी पत्नी और राजगुरु नौकर बनकर सफलतापूर्वक वहां से निकल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र बसु द्वारा विद्युत तरंग पर किए गए शोध पर प्रकाश डालिए। तो आंसर इसका देखिए, बोस ने ही सबसे पहले दर्शाया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगें किसी सुदूर स्थल तक हवा के सहारे पहुंच सकती है। ये तरंग किसी क्रिया को दूसरे स्थान से नियंत्रित भी कर सकती हैं। उनकी यही धारणा बाद में रिमोट कंट्रोल सिस्टम का जो है सैद्धांतिक आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सनातन धर्म से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिनका न आदि है और न ही अंत है। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है जो किसी समय पूरे भारत तक व्याप्त रहा है। विभिन्न कारणों से हुए भारी धर्मांतर के उपरांत भी विश्व के इस क्षेत्र की बहुसंख्यक जनसंख्या इसी धर्म में आस्था रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब करतार सिंह सराबा पर मुकदमा चला तो उनके क्या बयान थे। तो देखिए, करतार सिंह को फांसी न हो इसके लिए न्यायाधीश ने भी उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश की थी। न्यायाधीश ने अदालत में उन्हें अपना बयान हल्का करने का मौका भी दिया था, लेकिन करतार सिंह ने अपने बयान को और सख्त किया। आखिरकार 13 सितंबर 1915 को उनके 6 साथियों के साथ फांसी की सजा अदालत की तरफ से सुनाई गई थी। इस वीर बालक ने 19 वर्ष की छोटी सी उम्र में 16 नवंबर को भारत माता की गोद में हंसते हंसते बलिदान दे दिया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें फर्स्ट है, उत्प्रेक्षा अलंकार को परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित। तो देखिए, इसका आंसर है, जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु, जनु, जनहु, जानो, मानहु, मानो, निश्चय, ईव, जो आदि आता है तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ले चला साथ में तुम्हें कनक, जो भिक्षुक लेकर सवर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकैक और जो है दिगंबर का संधि विच्छेद करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एकैक का जो है क्या बनेगा। तो इसका यहाँ पे बनेगा 1 + 1, जो इसका ये संधि विच्छेद बनेगा। और इसमें अगर संधि की बात करें कौन सी संधि है, तो इसमें जो है वृद्धि संधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि। नेक्स्ट है दिगंबर का जो संधि विच्छेद करना है। तो दिगंबर का बनेगा दिक, और जो आप कह के नीचे हलंत आएगा दिक + अंबर। दिक + अंबर जो है इसका संधि विच्छेद बनेगा। इसमें संधि की बात करें कौन सी संधि है, तो इसमें है व्यंजन संधि। नेक्स्ट है निह + आमिष संधि कीजिए। तो इसका बनेगा निरामिष। तो यहाँ पे जो इसका जो है संधि बनेगी निरामिष। नेक्स्ट है जो है द्विगु समास की परिभाषा दीजिए। द्विगु समास क्या होता है। तो यदि किसी सामासिक पद में प्रथम पद संख्यावाचक शब्द हो एवं द्वितीय पद संज्ञा शब्द हो या समस्त पद समूह का बोध करवाए तो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास का समास विग्रह करते समय दोनों पदों को लिखकर अंत में या तो का समूह है या फिर समाहार लिखते हैं लास्ट में।
नेक्स्ट है राम कृष्ण और जो है क्रीड़ा क्षेत्र विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राम कृष्ण। तो इसका अगर जो है विग्रह करेंगे तो यहाँ पे बनेगा राम और कृष्ण, इसका राइट आंसर हो जाएगा राम और कृष्ण। और इसमें अगर हम बात करें कौन सा समास है, तो इसमें समास है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। नेक्स्ट है क्रीड़ा क्षेत्र, इसमें आपको विग्रह करना है क्रीड़ा क्षेत्र का। तो इसका बनेगा क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, इसका बनेगा क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पे खेला जाता है, ग्राउंड बोल सकते हो। और इसमें अगर हम बात करें कौन सा समास है, तो इसमें है संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है, आपको इसमें कंप्लीट लिखना है संप्रदान तत्पुरुष समास जो इसमें आया है। नेक्स्ट है वाक्य शुद्ध करके लिखिए। तुम मेरे विचार को नहीं सुनते, तो इसमें क्या आ जाएगा, तुम मेरे विचार नहीं सुनते, यानी कि यहाँ पे जो है आपका ये नहीं आएगा तुम मेरे विचार नहीं सुनते, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें यह कहानी स्वदेश्यपूर्ण है, तो इसमें क्या आ जाएगा, जो स्वदेश्यपूर्ण है यहाँ पे ये नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा उद्देश्यपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण, यानी कि स्वदेश्यपूर्ण की जगह यहाँ पे आएगा उद्देश्यपूर्ण। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है जो सेट बी के जो क्वेश्चन है इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सेट बी में यदि हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आया है पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोमलता का, तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, राइट। नेक्स्ट है कमरे में बंद अपाहिज कविता में कार्यक्रम की उद्देश्य कैसा माना गया है, तो कैसा माना गया है, सामाजिक, तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कवि को किन बादलों की मंडराती कोमलता कष्ट देती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ममता के, तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल केसर से धूलिशील किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है, आकाश को, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है लक्ष्मण के पुनर्जीवित होने की बात सुनकर रावण किसके पास जाता है, तो किसके पास जाता है, कुंभकर्ण के पास, तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट। नेक्स्ट है बादल राग कविता में आकांक्षाओं से क्या भरी है, तो क्या भरी है, रणतरी, यानी कि जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट यहाँ पे काव्यांश दिया गया है, इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है, तो जो काव्यांश है इसको आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए प्रस्तुत काव्यांश हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता एक गीत से अवतरित है। इन कवि जो है पंक्तियों में कवि ने अपने अकेलेपन की भावना को अभिव्यक्ति प्रदान की है, ठीक है। यदि हम बात करें जो इसके कवि हैं, इनका नाम है हरिवंश राय बच्चन और कविता का नाम है एक गीत। व्याख्या आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। इसी के अथवा में देखिए एक और दिया गया है, इसमें यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे आपको एक और जो काव्यांश दिया गया है। सबसे पहले प्रसंग की बात कर लेते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ उमा शंकर जोशी द्वारा रचित कविता छोटा मेरा खेल से अवतरित है। इस छोटी सी कविता में कवि क्रम के हर चरण को बांधने की कोशिश की गई है, ठीक है। यानी कि कविता जो है इनके कवि का नाम है उमा शंकर जोशी और कविता का नाम है छोटा मेरा खेल। व्याख्या आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। नेक्स्ट है गजानन और गजानन माधव मुक्तिबोध अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसमें जो आपको जीवन परिचय लिखना किसी एक का भी, ये आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए दूरदर्शन पर एक अपाहिज का साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिखाया जाता है। दूरदर्शन पर एक अपाहिज व्यक्ति को प्रदर्शन की वस्तु मानकर उनके मन की पीड़ा को कुरेदा जाता है। साक्षात्कार करता यानी कि जो इंटरव्यू लेता है को उनके निजी सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं होता। यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकतर कार्यक्रम केवल जो है संवेदनशीलता को दिखावा करते हैं। नेक्स्ट है बादल राग कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बादल राग जो कविता है ये निराला जी की प्रसिद्ध कविता है। वे बादलों को क्रांतिकारी दूत मानते हैं। बादल शोषित वर्ग के हितैषी हैं जिन्हें देखकर पूंजीपति वर्ग भयभीत होता है। बादलों की क्रांति का लाभ दबे जो कुचले लोगों को मिलता है, इसलिए किसान और उनके खेतों में बड़े छोटे पौधे बादलों को हाथ हिलाकर जो है बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है, इनके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मीन का विवाह किस गांव में हुआ, लक्ष्मीन का विवाह, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हंडिया में, तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है बाजार दर्शन पाठ में मित्र ने लेखक के सामने अपना क्या फैला दिया, तो क्या फैला दिया, मनी बैग। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक में बचपन के कैसे संस्कार थे, तो कैसे संस्कार थे, आर्य समाजी। तो इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर के टाइटिल से जाना जाने वाला पहलवान का असली नाम क्या था, तो असली नाम क्या था, चांद सिंह। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैपलिन की कला कितनी पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है, तो कितनी पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है, 5। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पुराने कवि किस पेड़ को दोलाओं में लगा देना चाहते थे, तो इसका राइट आंसर है बकुल। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए गद्यांश दिया गया, इसकी 6 प्रसंग आपको व्याख्या करनी है। तो गद्यांश आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो उस प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत गद्यांश महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्तिन पाठ यानी कि संस्मरण से लिया गया है। यानी कि इनकी जो है ये किन के द्वारा लिखा गया है, महादेवी वर्मा के द्वारा, और पाठ का नाम है भक्तिन। बाकी व्याख्या आप अपने शब्दों में खुद कर सकते हैं। इसी के अथवा में देखिए यहाँ पे एक और दिया गया गद्यांश। तो प्रस्तुत गद्यांश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित श्रम विभाजन और जाति प्रथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ संस्मरण से जो है लिया गया है। यानी कि जो है ये इनके रचयिता कौन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, और पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और कोमा लगा कि इसके बाद मेरी कल्पना का आदर्श समाज। व्याख्या आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक कहानी का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो कहानी है नमक, इसका मूल भाव क्या है, तो नमक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद दोनों देशों के विस्थापित लोगों के दिलों की को टटोलती मार्मिक कहानी है। लाहौर से आई सिख बीबी लाहौर को अपना वतन मानती है तथा लेखिका को वहां से नमक लाने को कहती है। पाकिस्तान में कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन मानता है और उसे नमक ले जाने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ली सबसे ज्यादा स्वयं पर कब हंसता है, वह अपने गर्व की भावना, अपने प्रति सम्मान की भावना, अपनी सफलता, अपनी सभ्यता तथा संस्कृति के प्रति प्रेम और अपनी श्रेष्ठता को दूसरों को दिखाने के उद्देश्य से स्वयं पर हंसता है। उसकी हंसी मजाक का कारण नहीं है, यानी कि उसकी जो हंसी है वो मजाक का कारण नहीं है, उसकी हंसी सम्मान का कारण है। प्राय लोग दूसरों पर तब हंसते हैं जब वह मजाक उड़ाते हैं, लेकिन चार्ली तब हंसता है जब वह अपने आपको जो है श्रेष्ठता, अपनी जो श्रेष्ठता है उसको सिद्ध कर देता है। नेक्स्ट है पहलवान की ढोलक कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो पहलवान की ढोलक कहानी व्यवस्था उसके बदलने के साथ साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक को जानने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उल्ट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। नेक्स्ट देखिए वितान भागदौड़ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिल्वर वेडिंग पार्टी में यशोधर बाबू ने केक एवं लड्डू क्यों नहीं खाए, क्योंकि उन्होंने यह सोचकर केक नहीं खाया क्योंकि उसमें अंडा होता है। दूसरा, वे विलायती परंपरा को भी जो है नहीं निभाना चाहते थे। नेक्स्ट है सिल्वर वेडिंग कहानी में गिरीश कौन है, आप उसके बारे में क्या जानते हैं। तो गिरीश जो है यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई था। गिरीश बड़ी कंपनी में काम करता था, वह मार्केटिंग मैनेजर था। गिरीश की सहायता से यशोधर बाबू के बेटे को विज्ञापन कंपनी में जो है बढ़िया नौकरी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूझ कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो देखिए जूझ में लेखक यह कहना चाहता है कि व्यक्ति को संघर्ष से नहीं घबराना चाहिए। समस्याएं तो जीवन में आती ही रहती हैं, हमें इन समस्याओं से भागना नहीं चाहिए बल्कि उनका मुकाबला करना चाहिए। संघर्षों से जूझने के लिए आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। आत्मविश्वास के अभाव में व्यक्ति संघर्ष नहीं कर सकता। जो व्यक्ति संघर्ष करता है अंततः सफलता मिलती ही है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के कोठारों के बारे में लेखक के क्या विचार थे। तो कोठारों की सबसे बड़ी संरचना है जहां अनाज रखा जाता है, जिसे हम अनानागार कहते हैं। तो कोठार में हवा जाने के लिए स्थान बनाए गए थे। उनके उत्तर की ओर एक चबूतरा है जो अन्न रखने और निकलने के समय प्रयोग किया जाता रहा होगा। अनानागार का सुदृढ़ आकार, प्रकार, हवा आने की व्यवस्था था। इनमें अन्न भरने की सुविधा आदि जो है निसंदेह उच्च कोटि की थी। नेक्स्ट है अज्ञातवास के दौरान एन और वान के परिजन बिजली क्यों नहीं जलाते थे। तो वह बताती है कि इन दिनों वे बिजली और राशन पे जो है ज़्यादा खर्चा कर चुके थे। उन्हें और किफ़ायती जो है करनी होगी ताकि बिजली का जो है कट नहीं लगे। 4:30 बजे जो है अंधेरा हो जाता है
उस समय जो है पढ़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर जो है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब से कब तक चला। तो ये कब से कब तक चला, 1993 से लेके ये जो है 2001 तक चला। 1993 से 2001 दोनों लिखने पड़ेंगे, क्योंकि कब से लेकर कब तक पूछा है, यानी कि स्टार्ट कब हुआ था खत्म कब हुआ था, दोनों लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है अंशकालिक पत्रकार किसे कहते हैं। तो देखिए किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर निश्चित समय के लिए काम करने वाला पत्रकार, यानी कि जो है एक निश्चित मानदेय यानी कि पैसे के लिए जो है निश्चित काम, यानी कि निश्चित पैसे के लिए जो काम करता है। और डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर, मानदेय का मतलब होता है वेतन पर, निश्चित समय के लिए काम करने वाला पत्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा के दिन एक विषय पर लेख लिखना आपको। तो परीक्षा कैसी भी हो और किसी की भी हो, परीक्षा होती है। यह परीक्षा के दिन अन्य दिन के मुकाबले किस तरह भारी पड़ते हैं, यह वही अच्छी तरीके से समझ सकता है जो परीक्षा के दौर से गुजर रहा होता है। विद्यार्थी की घबराते हैं। इस कारण परीक्षा के दिन आते ही उनके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। साल भर तक काफ़ी मेहनत और लगन से परीक्षा की तैयारी करने पर भी जब परीक्षा के दिन आते हैं तो उत्सुकता और बेचैनी बढ़ जाती है। खेल कूद लगभग जो है बंद हो जाता है। टीवी देखना, घूमने जाना न के बराबर हो जाता है। प्राय सभी छात्र परीक्षा के दिन में अत्यधिक सावधानी से तैयारी करते हैं। पढ़े हुए एवं याद किए गए पाठों को दोहराते हैं। रात में काफ़ी देर तक जागते हैं और अगले दिन की परीक्षा के लिए मन को मजबूत करते हैं। परीक्षा में प्रश्न पत्र सरल आने पर प्रसन्न हो जाते हैं और उमंग के साथ अगले पेपर की तैयारी में लग जाते हैं। इस प्रकार जो है परीक्षा के दिन सभी छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विशेष लेखन से क्या अभिप्राय है, यह क्यों लिखा जाता है। कहानी के नाट्य जो है रूपांतरण में किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इनमें से एक लिखना या आप खुद लिख सकते हैं। नेक्स्ट है नैतिक शिक्षा के जो क्वेश्चन इनको डिस्कस करते हैं। तो सैंडर्स वध के बाद सुखदेव द्वारा क्रांतिकारियों को सहयोग देने के प्रश्न पर दुर्गा भाभी ने क्या विचार व्यक्त किया। तो इसका आंसर है देखिए वो 17 दिसंबर 1928 का दिन था जब सैंडर्स वध के पश्चात सुखदेव दुर्गा भाभी के पास आए। सुखदेव ने दुर्गा भाभी से 500 रुपये की आर्थिक मदद ली और उनसे प्रश्न किया, आपको पार्टी के काम से एक आदमी के साथ जाना है, क्या आप जाएंगी। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के अष्ट मार्ग का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो दुखों को दूर करने के मार्ग के रूप में बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अष्ट मार्ग देखिए। सही विचार, सही संकल्प, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही दिमागीपन और सही एकाग्रता है। नेक्स्ट है अनागत विधाता नामक मछली की क्या विशेषताएं हैं। तो इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो अनागत विधाता का जो है व्यवहारिक दिमाग था और वह अपने सभी कार्यों को पहले से ही जो योजना बनाकर कर लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्वच्छता की क्या हानियां हैं। अस्वच्छता का मतलब क्या होता है, डर्टी, यानी कि आसपास में कूड़ा कचरा फैलाना। तो इसकी क्या क्या हानियां हैं, नुकसान क्या है। तो साफ सुथरा रहना मनुष्य का जो है प्राकृतिक गुण है। वह अपने और आसपास के क्षेत्र को साफ रखना चाहता है। वह अपने कार्यस्थल पर गंदगी नहीं फैलने देता। अगर वह सफाई नहीं रखेगा तो सांप, बिच्छू, मक्खी, मच्छर तथा अन्य हानिकारक कीड़े मकोड़े आपके घर में प्रवेश करेंगे, जिससे अनेक प्रकार के रोग और विषैले कीटाणु घर में चारों तरफ फैल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ग्रामर के जो क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। यमक अलंकार क्या है। तो जहाँ पर एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है और सभी का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसकी पहचान एक शब्द के बार बार दोहराए जाने से की जा सकती है। उदाहरण के लिए कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बहराए जग व पाए बहराए। तो इसमें जो कनक कनक 2 बार रिपीट हुआ है और बहराए और बहराए भी, बोराए भी। नेक्स्ट उद्घाटन और यथेष्ट का जो संधि विच्छेद करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उद्घाटन का जो संधि विच्छेद क्या होगा। तो उद्घाटन का बनेगा उत, उत में जो है तय के जो हलंत आएगा, उत प्लस घाटन, ठीक है। उत मैं लिख देता हूँ, उत प्लस घाटन। इसमें अगर संधि की बात करें तो इसमें जो है व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि, उत प्लस घाटन। नेक्स्ट है यथेष्ट का संधि विच्छेद करना है। तो यथेष्ट का क्या बनेगा, यथा, यथा प्लस इष्ट, ठीक है। इष्ट की छोटी जो है छोटी ई आएगी यहाँ पे, यथा प्लस इष्ट। इसमें अगर संधि की बात करें तो इसमें गुण संधि है। नेक्स्ट है निह प्लस उपम,
तो इसका संधि करना है, तो इसका क्या बनेगा, निरूपम। तो इसका बनेगा निरूपम। निरूपम इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अवयवी भाव समास की परिभाषा दीजिए। तो जहां प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय हो तो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। इसके अलावा यदि किसी सामासिक पद में प्रथम पद उपसर्ग या अव्यय हो तो उसे भी जो है अवयवी भाव समास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्मभूमि और लंबोदर का जो है विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो सबसे पहले देखिए जन्मभूमि, तो इसका बनेगा जन्म की भूमि, और इसमें जो दोबारा बताता हूँ आपको, जन्मभूमि का मतलब जन्म की भूमि। तो इसमें जो है समास होगा ये होगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है लंबोदर, इसका मतलब क्या होता है, लंबा है उदर जिसका, जिसको हम गणेश बोलते हैं, लंबा है उदर जिसका, गणेश। इसमें अगर हम बात करें समास की तो इसमें जो समास आएगा यह आएगा बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। तो वर्षा ऋतु में गरीबों को जलाने की लकड़ियां नहीं मिलती। तो इसका आंसर बनेगा गरीबों को वर्षा ऋतु में जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिलती। फिर से रिपीट कर देता हूं, गरीबों को वर्षा ऋतु में जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिलती। नेक्स्ट है लोग परस्पर आपस में लड़ते रहते हैं। तो इसको शुद्ध करना है, तो यहाँ पे केवल आपको जो है परस्पर हटाना है बस, सॉरी ये नहीं है, लोग परस्पर, यहाँ पे जो परस्पर ही आपको हटाना है। तो इसमें लिखना है लोग आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, लोग आपस में लड़ते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए सेट सी के जो क्वेश्चन है इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सेट सी में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है उसको देखिए। सबसे पहले जो है यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, पतंग कविता में दौड़ते समय जो है बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मृदंग। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैमरे वाली किन्हें साथ साथ रुलाना चाहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपाहिज दर्शक। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला, यहाँ आच्छादित जो है आच्छादित का अर्थ है। तो आच्छादित का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घिरा हुआ। तो इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है उषा का जादू किससे टूटने की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्योदय से। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है सहेहु विपिन हिम आपतप बाता, यहाँ जो है बाता का क्या अर्थ है। तो बाता का क्या अर्थ है, हवा। तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस्मत हमें रोती है, किस्मत हमें रोती है तो किस्मत को कौन रोता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम। तो इसमें जो क्या ऑप्शन क्या होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे काव्यांश दिया गया, इसकी सह प्रसंग की व्याख्या आपको करनी है। तो यहाँ पे देखिए काव्य को जो है काव्यांश को आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी प्रसंग की, तो प्रस्तुत काव्यांश कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता यानी कि कविता के बहाने से अवतरित है, ठीक है। यानी कि इनके कवि का नाम है कुंवर नारायण और कविता का नाम है कविता के बहाने। व्याख्या आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी के अथवा में देखिए एक और जो है काव्य दिया गया है। काव्य यहाँ पे जो दिया गया इसको पढ़ सकते हैं। इसकी जो है इसका जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो को कंप्लीट देखा और आपको कितनी नॉलेज है। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसके कवि का क्या नाम है और जो है कविता का क्या नाम है, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और जब भी कमेंट में आंसर देते हैं तो वहाँ पे सेट नंबर और क्वेश्चन नंबर जरूर डालें, फिर मैं आपको बताऊँगा कमेंट में आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। नेक्स्ट है हरिवंश राय बच्चन अथवा तुलसीदास का जो आपको जीवन परिचय लिखना है, तो ये आप खुद लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का पहला जो है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इस कविता में कवि ने एकाकी जीवन की कुंठा तथा प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया है। कविता में कवि ने प्रेम की व्यग्रता और जल्दी जाने की चाह को व्यक्त किया है। जहाँ एक और पथिक अपने प्रियजनों से मिलने के लिए जल्दी जल्दी चलता है, वहीं दूसरी ओर अपने बच्चे के विषय में सोचकर पक्षियों के पंखों में फड़फड़ाहट भर जाती है। नेक्स्ट है मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। यहाँ पर्दा खोलने का क्या अभिप्राय है, तो खुद का पर्दा खोलने से अभिप्राय है कि अपने वास्तविक स्वरूप को दर्शाना, दूसरे के रहस्य को उजागर करना, अपने को जो है बेपर्दा करना है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है तो वह स्वयं की बुराई कर रहा होता है। नेक्स्ट देखिए फिर से यहाँ पे जो है बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट है शास्त्र का प्रश्न व्यक्ति किसकी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपनी।
तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लेखक ने चूरन वाले को जो है अंकित कर कहा है जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होता है, अर्थहीन, तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है काले मेघा पानी दे पाठ में वर्षा के बादल का स्वामी किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है, इंद्र को, तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लुटन पहलवान के माता पिता उसे कितने वर्षों की आयु में अनाथ बनाकर चल बसे, तो राइट आंसर हो जाएगा 9 वर्ष, तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में बताया गया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला यानी कि प्रेक्षण डोला लगाया जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कामसूत्र, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम्बेडकर ने भाईचारे के वास्तविक स्वरूप को किसके मिश्रण की भांति बताया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध पानी, तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है, तो यहाँ पे आपको नीचे जो है गद्यांश दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए प्रस्तुत गद्यांश धर्मवीर भारती द्वारा लिखित काले मेघा पानी दे पाठ यानी कि संस्मरण से लिया गया है। इसकी व्याख्या आप खुद कर सकते हैं। दोबारा मैं आपको इसके लेखक का नाम बता देता हूँ। लेखक का नाम है धर्मवीर भारती और जो पाठ का नाम है यानी कि संस्मरण का नाम है ये है काले मेघा पानी दे। इसी के अथवा में देखिए एक और दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो प्रस्तुत जो है गद्यांश रजिया सज्जाद जहीर द्वारा लिखित नमक पाठ से लिया गया है, यानी कि जो है इनके लेखक का नाम क्या है, रजिया सज्जाद जहीर, और जो संस्मरण यानी कि पाठ का नाम है नमक जो इनके पाठ का नाम है। व्याख्या आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट है नमक कहानी में सिख बीवी को देखकर सफिया हैरान क्यों रह गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सफिया सिख बीवी को देखकर हैरान इसलिए रह गई थी क्योंकि वह उनकी माँ से मिलती जुलती थी। भारी भरकम जिस्म, आँखें छोटी छोटी व चमकदार, चेहरा खुली किताब की तरह और सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसी समानताएं सिख बीवी और लेखिका की माँ में मिलती थी। नेक्स्ट है भक्तिन के परिवार के बारे में आप क्या जानते हैं, तो भक्तिन को जीवन के दूसरे भाग में भी जो है सुख नहीं मिला। उसके जो है लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई तो सास व जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। इसका कारण यह था कि सास के 3 कमाऊ बेटे थे तथा जेठानियों के काले काले बेटे थे। जेठानियां बैठकर खाती तथा घर का सारा काम जैसे कि चक्की चलाना, कूटना, पीसना, खाना बनाना आदि भक्तिन करती थी। नेक्स्ट है बाजार दर्शन पाठ का जो है मूल भाव स्पष्ट कीजिए, तो बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने बताया कि खाली मन से बाजार नहीं जाना चाहिए। खाली मन का अर्थ है कि अपनी आवश्यकता का स्पष्ट ज्ञान न होना। जब मनुष्य को यह पता न हो कि बाजार में किसको क्या खरीदना है तो उसको मन खाली माना जाएगा। खाली न होने का अर्थ मन का बंद होना नहीं है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वितान जो भाग 2 है इसमें से प्रश्न पूछे गए। इसमें फर्स्ट है सिल्वर वेडिंग कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, तो सिल्वर वेडिंग कहानी का मूल संवेदना 2 पीढ़ियों के बीच के अंतराल को स्पष्ट करना है। यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के आदर्शों और मूल्यों से जुड़े हैं जबकि उनके बेटे नई पीढ़ी के अनुसार जीने में विश्वास रखते हैं। लेखक ने इस कहानी में दोनों पीढ़ियों के अंतर को कुशलतापूर्वक अभिव्यक्त किया है। नेक्स्ट है यशोधर बाबू को भूषण ने उपहार देते समय क्या कहा और उन्हें यह सब कैसे लगा। जब यशोधर बाबू को भूषण ने ड्रेसिंग गाउन उपहार में दिया तब पुत्र द्वारा यह कहे जाने पर कि बब्बा यानी कि पापा या बाबा जो भी है, आप सवेरे दूध लेने जाते हैं तब आप यह ड्रेसिंग गाउन पहनकर जाया कीजिए, यह बात उन्हें बुरी लगी। उनकी आंखों में जल छलछला आया। बेटा उनसे यह भी तो कह सकता था कि पिताजी दूध मैं ले आऊँगा, आपकी उम्र आराम करने की है, लेकिन पुत्र ने ऐसा नहीं कहा तो उनके मन को धक्का सा लगा। वे भीतर ही भीतर बहुत दुखी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूझ पाठ में खेत में काम करते समय लेखक का अकेलापन कैसे दूर हो गया था, तो कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक जो है डोर ले जाते समय, खेत में पानी डालते और अन्य कार्य करते समय अकेलापन महसूस करता था। कविता के प्रति लगाव के बाद वह खेतों में पानी देते समय, भैंस चराते समय कविताओं में खोया रहता था। धीरे धीरे वह स्वयं जो है तुकबंदी करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो को लेखक ने नगर नियोजन की अनूठी मिसाल क्यों कहा है, तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो का दौर करते समय लेखक ने पाया कि इनका नगर जो नियोजन है सबसे अनूठा है। यह नियोजन दुनिया में मिसाल है। यहाँ चौड़ी और सीधी सड़कें हैं,
कुछ ही सड़कें आडी हैं, यहाँ की निकासी व्यवस्था अद्भुत है। चबूतरे पर खड़े होकर शहर की गलियों और सड़कों का जो अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। इमारतें भले खंडरों में बदल चुकी हों, मगर शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को जो है स्पर्श करने के लिए खंडहर काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरी के पन्ने पाठ के माध्यम से लेखिका क्या संदेश देना चाहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आज औरतें पूर्ण आज़ादी चाहती हैं। एन चाहती है कि औरतों को पुरुषों की तरह सम्मान दिया जाए, क्योंकि औरत की मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए पीड़ा सहती है। एन चाहती है कि औरतों को बच्चे जन्मने चाहिए, क्योंकि प्रकृति ऐसा चाहती है। वह उन मूल्यों व व्यक्तियों को की निंदा करती है जो समाज में औरतों को सम्मान नहीं देते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर जो है प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो इसमें फर्स्ट है, किसी खास विषय पर सामान्य से हटकर किया गया लेखन क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं विशेष लेखन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष लेखन, यानी कि किसी विषय से हटकर, सामान्य से हटकर कोई लेख लिखते हैं तो उसको विशेष लेखन बोलते हैं। नेक्स्ट है, फ्रीलांसर पत्रिका किसे कहते हैं? तो देखिए, फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं? तो फ्रीलांसर पत्रकार का मतलब होता है स्वतंत्र पत्रकार। स्वतंत्र पत्रकार किसी भी निजी समाचार पत्र या चैनल के लिए काम नहीं करते हैं, किसी भी निजी संस्था के बंधन में काम नहीं करते हैं। स्वतंत्र पत्रकार अपनी इच्छा अनुसार अपने लेख या कॉलम या समाचार किसी भी निजी मीडिया संस्था को देकर जो है पैसे ले सकते हैं। नेक्स्ट है, समाचार कैसे लिखा जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप पत्र जो है समाचार लेखन है। आमतौर पर समाचार पत्रों में समाचार पूर्णकालीन और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। उसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। नेक्स्ट है, रेडियो नाटक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? तो ये आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नैतिक शिक्षा से आधारित जो क्वेश्चन है उनमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदन लाल डिंगरा के मन में देश के प्रति क्या भाव थे? तो डिंगरा के मन पर देश की गरीबी को देखकर बहुत असर हुआ। उन्होंने देश में गरीबी और सूखे के व्यापक हालत को समझने के लिए साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि इस समस्या का एक ही समाधान है कि वह स्वराज और स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है, गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार राम के बाल चरित्र का वर्णन कीजिए। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस में प्रभु श्री राम जी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। इसमें प्रभु राम जी की बाल लीलाओं से लेकर युवावस्था तक, सीता स्वयंवर और रावण का वध तक का उल्लेख संक्षिप्त में वर्णन किया गया है। रामचरितमानस और रामायण दोनों में ही प्रभु श्री राम जी का जीवन परिचय का वर्णन है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने चौपाइयों का इस्तेमाल करके राम भक्ति को दर्शाया है, जबकि महर्षि वाल्मीकि जी ने उनके संपूर्ण जीवन की व्याख्या की है। माँ कभी गोदी में लेकर भगवान को प्यार करती है, कभी सुंदर पालने में लेटाकर प्यारे लल्ला यह कहकर दुलारती है। नेक्स्ट है, गीता में किस किस का अद्भुत संगम है? तो गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग के अतिरिक्त समन्वय योग, संन्यास योग, सांख्य योग, सरदात्रय योग व मोक्ष का अद्भुत संगम है। नेक्स्ट है, हेमू ने आदिल शाह के राज्य की सुरक्षा किन किन विद्रोहियों से की? तो देखिए, इस्लाम शाह के शासनकाल में सूर्यवंश की दुर्बलता स्पष्ट झलकने लगी थी। इसलिए आदिल शाह के लिए यह आवश्यक था कि वह अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए तथा उसकी सुदृढ़ता के लिए हिंदू शक्ति के रूप में उभर रहे हेमू का सहयोग और समर्थन प्राप्त करे। इसके लिए आदिल शाह ने हेमू को अपनी प्रधानमंत्री तो नियुक्त किया, साथ ही अपनी सेना प्रमुख भी नियुक्त कर दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। तो इसमें फर्स्ट है, मानवीयकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। तो इसका आंसर है, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी कि निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए, तो वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। और अगर उदाहरण की बात करें तो फूल हंसे, कलियाँ मुस्काएं। नेक्स्ट है, उच्चारण और गंगोर्मी का संधि विच्छेद करना है।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उच्चारण। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या बनेगा, तो इसका बनेगा उत, यानी कि दोबारा लिख देता हूँ मैं एक बार, उत, तय के हलंत आएगा उत प्लस चारण, जो ये उच्चारण का संधि विच्छेद बनेगा। इसमें अगर हम संधि की बात करें तो इसमें जो है व्यंजन संधि है, व्यंजन। नेक्स्ट है गंगोर्मी, जो है इसका संधि विच्छेद करना है, इसका क्या बनेगा, तो इसका बनेगा गंगा प्लस उर्मी, गंगा प्लस उर्मी, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा गंगोर्मी। इसमें यदि हम बात करें कौन सी संधि है, तो इसमें जो है गुण संधि का जो है प्रयोग हुआ है, गुण संधि। नेक्स्ट है दिक प्लस गज का संधि कीजिए, दिक प्लस गज, तो इसके बनेगा दी, आधा गय, फिर पूरा गय और लास्ट में जय, यानी कि दिग्गज। इसमें अगर संधि की बात करें तो इसमें जो है व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास की परिभाषा दीजिए। तत्पुरुष समास क्या होता है, तो समास का वह रूप जिसमें द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में प्रथम पद संज्ञा या विशेषण होता है और लिंग वचन का निर्धारण अंतिम या द्वितीय पद के अनुसार होता है। समास करते वक्त बीच की विभक्ति का जो है लोप हो जाता है। नेक्स्ट है हर रोज और जल थल का जो है विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो देखिए सबसे पहले जो हर रोज है इसका विग्रह कर लेते हैं। तो हर रोज का मतलब होता है प्रतिदिन, हर रोज या फिर प्रतिदिन लिख सकते हो। इसमें यदि हम बात करें कौन सा समास है, तो इसमें है अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है जल थल, तो इसका यदि हम बात करें तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा आपका जल और थल, यहाँ पे जो है और लग जाएगा, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, दवंदव, दवंदव समास, क्योंकि इसमें दोनों ही जो है क्या है, मेन है। नेक्स्ट वाक्य शुद्ध करना है, वह लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति है। तो यहाँ पे केवल जो है आपको जो है प्रतिष्ठित आएगा, लब को हटा देंगे, बस इतना आ जाएगा। यहाँ पे वह प्रतिष्ठित व्यक्ति है, यानी कि आपको यहाँ से जो है जो लब्ध है ये हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वह प्रतिष्ठित व्यक्ति है। नेक्स्ट है सावित्री पतिव्रता नारी थी। तो यहाँ पे आपको बताना इसका जो है शुद्ध करना है, तो यहाँ पे आपको नारी वर्ड हटा देना है बस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सावित्री जो है प्रतिव्रता थी, ठीक है। प्रति नारी तो आपको पता होगा, सावित्री जो है लेडीज है, तो नारी वर्ड जो है लिखने की जरूरत नहीं है, तो अकेला इसमें आप लिख सकते हैं सावित्री पतिव्रता थी। नेक्स्ट देखिए जो सेट डी है, इनके क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सेट डी में जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो देखिए, पतंग कविता में लाल सवेरा को कैसा कहा गया है, तो कैसा कहा गया है, खरगोश की आंखों जैसा, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है, तो किसकी है, क्रूरता की, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ममता के बादल की मंडराती कोमलता कहाँ पिराती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, भीतर, तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है उषा कविता में किस रंग की खड़िया चाक जो है खड़िया चाक मलने की बात कही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लाल, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हर से सकल भालू कपी बराता, तो यहाँ पे जो है बराता का अर्थ है, तो इसमें बराता नहीं है, सॉरी बराता है, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा समूह, तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट। नेक्स्ट है आतंक अंक का कौन काप रहे हैं, तो कौन काप रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनी, तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट यहाँ पे काव्यांश की जो है प्रसंग व्याख्या करनी है, तो यहाँ पे काव्यांश को आप पढ़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे, तो देखिए प्रस्तुत काव्यांश प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने से अवतरित है, ठीक है। यानी कि इसमें जो कवि का नाम है कुंवर नारायण है और कविता का नाम है कविता के बहाने, पूरा नाम आएगा कविता के बहाने। व्याख्या आप अपने शब्दों में खुद कर सकते हैं। इसी के अथवा में देखिए यहाँ पे एक और जो है काव्य दिया गया है, इसकी प्रसंग व्याख्या करनी है। तो प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसिद्ध कवि उमाशंकर जोशी द्वारा लिखित जो रचित कविता छोटा मेरा खेल से अवतरित है, ठीक है। यानी कि इनके कवि का जो है क्या नाम है, उमाशंकर जोशी, और कविता का नाम है छोटा मेरा खेल। व्याख्या आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे गजानन माधव अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जो जीवन परिचय आपको लिखना है, ये आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट है उषा कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उषा कवि ने उषा कविता में सुबह सवेरे सूर्य के निकलने से पहले को प्राकृतिक शोभा का सुंदर चित्रण किया है। आकाश का गहरा नीलापन सफ़ेद शंख के समान
दिखाई देने लगता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है जैसे किसी गृहिणी ने राख से चौका लीप पोत दिया हो जो अभी गीला है, उसका रंग गहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर स्वीकारा है कविता में प्रयुक्त ममता के बादल पर टिप्पणी कीजिए। तो वह उस अंधकार को अपने शरीर हृदय पर झेलना चाहता है जिसका कारण यह है कि प्रिय के स्नेह के उजाले ने उसे घेर लिया है। यह उजाला अब उसके लिए असहनीय हो गया है। प्रिय की ममता या स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उसके भीतर मंडराती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भक्तिन पाठ में प्रयुक्त जिठोत शब्द का अर्थ है। तो जिठोत शब्द का क्या अर्थ है? जेठ का पुत्र। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन क्या होगा अपना? राइट। नेक्स्ट है, बाजार की असली कृतार्थ किसे कहा है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? आवश्यकताओं के समय काम आने को। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा अपना? राइट। नेक्स्ट है, काले मेघा पानी दे पाठ के में लेखक किस सभा का मंत्री था? तो किस सभा का था? तो ये था कुमार सुधार सभा का। कुमार सुधार सभा का। तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह को कहाँ के दंगल में हराया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्यामनगर। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दोस्तों अजीजों की यह हालत, यहाँ अजीज का अर्थ है। तो यहाँ पे अजीज का क्या अर्थ हो जाएगा? प्रिय। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, आम्बेडकर ने दूध और पानी के मिश्रण की तुलना किससे की है? तो भाईचारे से। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना? राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसका गद्यांश दिया गया, इसकी सह प्रसंग आपको व्याख्या करनी है। तो ये गद्यांश आप पढ़ सकते हैं। तो प्रस्तुत प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत गद्यांश फणीसर नाथ रेणु द्वारा लिखित पहलवान की ढोलक पाठ संस्मरण से लिया गया है। यानी कि अगर इसमें बात करें इनके लेखक का, तो लेखक का नाम है मणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। और अगर इसका पाठ का नाम की बात करें तो ये है पहलवान की ढोलक। पाठ को हम जो है संस्मरण भी बोलते हैं। इसकी व्याख्या आप खुद कर सकते हैं। इसी के अथवा में यहाँ पे एक और दिया गया है, इस जो है गद्यांश को भी आप पढ़ सकते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश विष्णु खरे द्वारा लिखित चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ यानी कि संस्मरण से जो है लिया गया है। यानी कि इनके लेखक का नाम है विष्णु खरे और जो पाठ यानी कि संस्मरण का नाम है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। इसकी जो व्याख्या है आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक कहानी का जो है मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो नमक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद दोनों देशों के विस्थापित होने के दिलों को टटोलती मार्मिक कहानी है। लाहौर से आई सिख बीबी लाहौर को अपना वतन मानती है और लेखिका को वहां से नमक लाने को कहती है। पाकिस्तान में कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन मानता है और उसे नमक ले जाने देता है। दिल्ली का कस्टम अधिकारी ढाका को अपना वतन मानता है। वस्तुतः जमीन पर खींची हुई रेखाएं लोगों के दिलों को नहीं बांटती हैं। नेक्स्ट है, लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत यानी कि सन्यासी की तरह क्यों माना है? तो इसका आंसर है देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सीरीज को अवधूत मानती है क्योंकि सन्यासी की भांति वह सुख दुख की चिंता नहीं करता। सीरीज कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता के मंत्र का जो है प्रचार करता है। नेक्स्ट है, बचपन की किन दो घटनाओं ने जो है चैपलिन पर गहरा और स्थायी प्रभाव डाला? तो देखिए, चार्ली के जीवन पर दो घटनाओं ने स्थायी प्रभाव डाला। पहली है बचपन में चार्ली का बीमार होना और उनकी मां के द्वारा ईसा मसीह का जीवन बाइबल से पढ़कर सुनाते समय दोनों का एक साथ रो पड़ना। और दूसरी घटना में एक कसाई के साथ से एक भेड़ का जो है भेड़ छुड़वाकर भागने की घटना और भेड़ पकड़ने वाला कई बार फिसल कर गिरना। तो ये दो घटनाएं ने इन पर प्रभाव डाला। नेक्स्ट है, वितान भाग 2 पे आधारित जो प्रश्न इनके आंसर देने हैं। तो इसमें फर्स्ट है, सिल्वर वेंडिंग पार्टी में यशोदा बाबू ने केक व लड्डू क्यों नहीं खाए? उन्होंने यह सोचकर केक नहीं खाया कि इसमें जो है अंडा होता है। दूसरा, वे विलायती परंपरा को भी नहीं निभाना चाहते। नेक्स्ट है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल कैसे होती है? तो आंसर है, यशोधर बाबू की पत्नी के जीवन में किसी भी व्यक्ति का प्रभाव नहीं था। उनका अपना व्यक्तित्व और अपनी सोच थी, अतः अपने आसपास हो रहे बदलावों को वह समझ पाती है और समय के साथ तेजी से ढल सकने में सफल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूझ कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए।
तो जूझ में लेखक यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को संघर्ष से नहीं घबराना चाहिए। समस्याएं तो जीवन में आती ही रहती हैं, हमें इन समस्याओं से भागना नहीं चाहिए बल्कि उनका मुकाबला करना चाहिए। संघर्षों से जूझने के लिए आत्मविश्वास का होना जरूरी है। आत्मविश्वास के अभाव में व्यक्ति संघर्ष नहीं कर सकता। जो व्यक्ति संघर्ष करता है अंततः सफलता मिलती ही है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी क्षेत्र में सर्दियों में वातावरण कैसा होता है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता का क्षेत्र सिंध राजस्थान से कुछ मिलता जुलता है। सर्दियों में भी दोपहर के समय धूप चौंधियानी वाली होती है। वह राजस्थान की धूप की तरह पारदर्शी नहीं है, जिस कारण सारा वातावरण और जो है दिशाएं फीके से रंग में रंगी हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट है, हिटलर और सैनिकों के बीच रेडियो पर प्रसारित संवाद का वर्णन कीजिए। तो देखिए आंसर है 19 मार्च 1943 को एन रेडियो पर सुनी गई इस बात को करुणाजनक मानती है। एन कहती है कि गोली से घायल सैनिक अपने गांवों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। एन का अनुमान है कि उनमें से एक हिटलर से मिलने से इतना उत्साहित है कि वह कुछ बोल नहीं पाता है। इस वर्णन से हमें पता लगता है कि हिटलर को अपने सैनिकों पर कितना प्रभाव था। सैनिकों में जो है उन्माद की स्थिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है? तो रेडियो को आपको पता होगा हम सुन सकते हैं, तो जिसको सुन सकते हैं उसको बोलते हैं श्रव्य माध्यम, श्रव्य माध्यम। और जिसको देख सकते हैं उसको बोलते हैं दृश्य माध्यम। तो रेडियो पे हम सुन सकते हैं तो इसको बोलते हैं श्रव्य माध्यम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला कारखाना कब और कहाँ खुला? तो ये कहाँ पे खुला था? गोवा में खुला था 1556 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1556 गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीचर से आप क्या समझते हैं और ये कैसे लिखा जाता है? तो फीचर किसी रोचक विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है। फीचर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाला किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, स्थानीय परिवेश से संबंधित वह विशिष्ट आलेख है जो कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहानी के नाट्य रूपांतरण में किस प्रकार की मुख्य समस्या का सामना करना पड़ा? नेक्स्ट है, समाचार लेखन में 6 ककारों को संक्षेप में लिखिए। तो ये आप खुद कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। नेक्स्ट है, नैतिक शिक्षा के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका आंसर है, साधारण से साधारण इंसान भी चाहे तो मेहनत, शिक्षा, ईमानदारी से अपने लिए एक मुकाम हासिल कर सकता है और पक्के निश्चय से विलोम परिस्थितियों को काबू कर सकता है, जैसे कि सरदार पटेल ने किया जब देश आज़ाद हुआ था। उनके नाम पर जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी यूं ही नहीं बना हुआ है, आपको पता होगा उनके नाम से जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के अष्टमार्ग का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो दुखों के दूर करने के मार्ग के रूप में बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अष्टमार्ग हैं: सही विचार, सही संकल्प, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही दिमागीपन और एक सही एकाग्रता है। इनके जो है अष्टमार्ग। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, अस्वच्छता की क्या हानियाँ हैं? तो अस्वच्छता की हानि बतानी है। तो साफ सुथरा रहना मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। वह अपने और आसपास के क्षेत्र को साफ रखना चाहता है। वह अपने कार्यस्थल पर गंदगी नहीं फैलाने देता। अगर वह सफाई नहीं रखेगा तो सांप, बिच्छू, मक्खी, मच्छर और अन्य हानिकारक कीड़े मकोड़े आपके घर में प्रवेश करेंगे, जिससे अनेक प्रकार के रोग और विषैले जो कीटाणु है घर में चारों तरफ फैल जाएंगे। नेक्स्ट, ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। रूपक अलंकार की जो है परिभाषा दीजिए। तो रूपक अलंकार, जब गुण की अत्यंत समानता की वजह से उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी कि गुण की अत्यधिक समानता की वजह से ही उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है, यानी कि उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाती है, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। वहीं दूसरे शब्दों में समझाया जाए तो जहाँ किन्हीं दो व्यक्तियों या वस्तुओं में इतनी समानता हो कि दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाए, तो वह रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नेक्स्ट है, तन में और जो तपोभूमि का जो आपको संधि विच्छेद करना है। सबसे पहले देखिए तन्मय का बनेगा तत्, तय में जो है आधा लंथ आएगा, तय में जो है लंथ आएगा तत् प्लस मय। और इसमें संधि की बात करें तो इसमें जो है व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। नेक्स्ट है तपोभूमि का संधि विच्छेद करना है। तो तपोभूमि का बनेगा तपह प्लस भूमि, तपह प्लस भूमि। और इसमें अगर हम संधि की बात करें तो इसमें जो विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि। नेक्स्ट है,
दुह प्लस प्रवृत्ति, दुह प्लस प्रवृत्ति, तो इसके अगर संधि करना है तो ये बनेगा दुष्प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा दुष्प्रवृत्ति। नेक्स्ट है द्वंद्व समास की परिभाषा दीजिए। द्वंद्व समास क्या होता है? तो जिसमें प्रथम और द्वितीय दोनों ही पद प्रधान होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे आजकल, आज और कल। नेक्स्ट है नीलकमल भरपेट का विग्रह करके समास लिखिए। तो दो दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीलकमल। तो इसका बनेगा यहाँ पे नीला है जो कमल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बन जाएगा नीला है जो कमल। और दूसरा है भरपेट, पेट भर। तो इसका समास आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनमें कौन सा समास है। ठीक है, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लड़की कितनी सुंदर गाती है। तो इसका वाक्य शोधन करना है। तो इसमें जो कितनी है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, कितनी सुंदर गाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा लड़की कितना सुंदर गाती है। लड़की कितना सुंदर गाती है, यहाँ पे कितनी की जगह कितना आ जाएगा। नेक्स्ट है मंत्री ने सरकार की उपलब्धताएं गिनवाई। तो जो उपलब्धता आपको दिख रही है, उपलब्धताएं, उपलब्धताएं नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा उपलब्धियाँ। उ प ल आधा ब आएगा, धी या। ठीक है, यहाँ पे जो उपलब्धता आपको दिख रही है यहाँ पे आएगा उपलब्धियाँ, यानी कि मंत्री ने सरकार की उपलब्धियाँ गिनवाई। तो यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैंने आपसे जो है कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। लेकिन जब भी कमेंट सेक्शन में आप आंसर देते हैं तो आप जो है सेट नंबर और जो क्वेश्चन नंबर है कि कौन सा सेट और कौन सा क्वेश्चन है वो ज़रूर डालें। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊँगा आपका ने जो कमेंट किया है वो क्वेश्चन जो आपने आंसर दिया वो सही है या रॉन्ग है। यदि आपको क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करनी है विद आंसर, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।